नमस्कार, स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। आज का हमारा ये सेशन यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है जिनका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आज हम बात करने वाले हैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला, रोटेशनल रिजर्वेशन के बारे में, और दूसरा यूनिफाइड वोटर लिस्ट के बारे में। ये दोनों क्या है, इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले रोटेशनल रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं। रोटेशनल रिजर्वेशन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, संक्षेप में इसको हम जानेंगे। पंचायतें प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रही हैं। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, और अगर आजादी के बाद की हम बात करें तो इसका अस्तित्व लगातार बना रहा। लेकिन संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद इसकी स्थिति और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाती है और इसे संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। संविधान में इसे स्थान मिल जाता है 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो अब हम बात करें तो जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके मुख्य रूप से दो भाग दिखाई देते हैं। पहले भाग में हमें रूरल इंडिया नजर आता है, यानी ग्रामीण भारत। यह ग्रामीण भारत के लिए, रूरल इंडिया के लिए। दूसरा अर्बन इंडिया के लिए, शहरी भारत के लिए। ग्रामीण भारत के लिए पंचायतों का गठन किया गया। पंचायतों का गठन किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। और अर्बन इंडिया की हम बात करें, शहरी भारत के लिए, तो यहाँ पे नगर पालिकाओं का गठन किया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अच्छा, इसके द्वारा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन को क्या किया गया, राज्य सरकार ने कुछ अपनी शक्तियों को हस्तांतरित किया पंचायतों को, और नगर पालिकाओं को कुछ शक्तियां प्रदान किया, जिसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए जोड़नी पड़ी, और नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी। इनमें उन्हीं विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है जो राज्य सरकार द्वारा, राज्य द्वारा इन्हें हस्तांतरित किया गया। अब हम बात करते हैं, चूंकि रोटेशनल रिजर्वेशन की बात हो रही है, रोटेशनल रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो हम जब आते हैं पंचायतों के बारे में, तो आर्टिकल 243D में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है, और वहीं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी भारत के लिए आर्टिकल 243D में आरक्षण के बारे में बात किया गया है। तो ये जो रिजर्वेशन है वो चक्रीय आधार पे है, रोटेशनल आधार पे ये सीटों का आरक्षण किया गया इसमें। तो क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इसको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि IIPA क्या है, जिन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसके बारे में हम संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं। IIPA भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रमुख संस्थान है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रबंधकों को शिक्षा देता है, प्रशिक्षण का कार्य करता है, साथ ही रिसर्च का भी काम करता है। इनके एक्सपर्ट, इनके विशेषज्ञ पूरे भारतवर्ष में फैल करके
उन्होंने वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे इन्होंने रोटेशनल रिजर्वेशन के बारे में रिपोर्ट दी, तो इनके एक्सपर्ट पूरे भारत में फैल करके रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने दिया। ठीक है, तो ये जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान मुख्य रूप से 3 काम करता है, शिक्षा का, प्रशिक्षण प्रदान करने का, साथ ही साथ रिसर्च का ही भी काम करता है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें कहीं, क्या कहीं बातें, वो है 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि पंचायती स्तर पर जो सीटें रिजर्व है, रोटेशनल रिजर्वेशन है, उसके कार्यकाल का विस्तार करना चाहिए। उसके कार्यकाल का विस्तार 2 से 3 बार का करना चाहिए। और साथ ही एकीकृत मतदाता सूची होनी चाहिए। अब क्या है रोटेशनल रिजर्वेशन और क्या है मतदाता सूची, इन्हें हम जानते हैं एक एक करके। अब जब हम रोटेशनल रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो आरक्षित सीटों का, रिजर्व सीटें हर चुनाव के बाद क्या होती हैं, बदल जाती हैं, रोटेट हो जाती हैं, ताकि कोई भी सीट स्थायी रूप से आरक्षित न रहे और इससे सभी आरक्षित वर्गों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, जिससे समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता को बनाए रखा जाता है। अब ये क्या है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक जिला है जिसमें 5 ग्राम पंचायतें हैं। 5 ग्राम पंचायतें हैं। कलर यहाँ पे हम चेंज करते हैं। 5 ग्राम पंचायतें हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसे ए ग्राम पंचायत, इसे बी ग्राम पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी ग्राम पंचायत और ई ग्राम पंचायत है। अब आरक्षण यहाँ पे रिजर्वेशन जो किया गया है, जो ए ग्राम पंचायत है, ये महिला के लिए रिजर्व है। बी ग्राम पंचायत एससी के लिए, सी ग्राम पंचायत एसटी के लिए और ये डी और ई ग्राम पंचायत अनारक्षित हैं। ठीक है, सबके लिए, सामान्य वर्ग के लिए, ये महिला के लिए, ये एससी के लिए, एसटी के लिए। अब मान लीजिए जैसे अभी चल रहा है 2025 का लोकल इलेक्शन होता है और किसी एक जिले में 5 ग्राम पंचायतें हैं, ए बी सी डी और ई, और ए ग्राम पंचायत महिला के लिए रिजर्व है। इसी तरीके से बी ग्राम पंचायत एससी के लिए, सी ग्राम पंचायत एसटी के लिए और डी और ई अनारक्षित हैं। अब 2025 के बाद, जब 5 साल के बाद 2030 में जब इलेक्शन होगा, तो जो सीट महिला के लिए थी, ये सीट हो जाएगी एससी के लिए रिजर्व। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। ये सीट हो जाएगी एससी के लिए रिजर्व, ये हो जाएगी एसटी के लिए, और ये 2 सीटें हो जाएंगी अनारक्षित वर्ग के लिए, और ये जो ई सीट है ये महिला के लिए रिजर्व हो जाएगी। फिर जब अगला चुनाव होगा, 2035 का जब चुनाव होगा, फिर यही एससी सीट, ये जो सीट हो जाएगी एसटी के लिए, और ये 2 सीट हो जाएंगी अनारक्षित। ये सीट हो जाएगी महिला के लिए और ये सीट हो जाएगी एससी के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हर बार जब चुनाव होगा 5 साल के बाद, तो सीटें क्या हो जाती हैं, रोटेट हो जाती हैं। इसे ही कहा जाता है रोटेशनल रिजर्वेशन। रोटेशनल रिजर्वेशन में कोई भी एक सीट, जैसे ये ए ग्राम पंचायत है, ये हर बार महिला के लिए रिजर्व नहीं होगा, बल्कि अगली बार एससी के लिए। बी ग्राम पंचायत जो अभी एससी के लिए रिजर्व था, अगली बार एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो इस तरीके से रोटेशन, सबको मौका मिल रहा है, जिससे समानता बना रहे, सामाजिक न्याय हो और समावेशिता बनी रहे। अच्छा, इसके कुछ फायदे हैं, इसके कुछ लाभ हैं। लाभ क्या है कि चूंकि जैसे ए ग्राम पंचायत है, ये महिला के लिए रिजर्व था,
तो अब यहाँ पे मान लीजिए बी, सी या डी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, अगर ए क्षेत्र में की ग्राम पंचायत में अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो वो नहीं लड़ सकती हैं, जब पहले सिर्फ ए ग्राम पंचायत महिला के लिए रिजर्व था। अब जब उनकी टर्न आएगी तब वह अपने क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह से एससी, एसटी और अनारक्षित वर्गों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में सभी को मौका मिलता है, अलग अलग क्षेत्र में सभी को मौका मिलता है। तो जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, नए नए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, नए लोग आते हैं, नए लोगों को अवसर मिलता है, जिससे समानता होती है। तो अब इसी को हम एक बार आगे बढ़ के देख लेते हैं कि रोटेशनल रिजर्वेशन के क्या फायदा है, क्यों जरूरी है। हर क्षेत्र के लोगों को समान अवसर, समान प्रतिनिधित्व मिलता है। यदि कोई पंचायत स्थायी रूप से आरक्षित है, रिजर्व है, तो एससी, एसटी, ओबीसी और महिला उम्मीदवारों को अन्य पंचायतों में मौका नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ रिजर्व हो गया, मान लीजिए जैसे मैंने ग्राम पंचायत ए की बात की, वो महिला के लिए रिजर्व था और हर बार महिला के लिए रिजर्व हो गया, तो बी, सी, डी, ई की जो महिलाएं हैं उनको अवसर नहीं मिलेगा, ठीक। अब स्थानीय नेतृत्व का विकास होता है। अब नए जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, जिससे नेतृत्व कौशल बढ़ता है, नए लोगों को अवसर मिलता है ना, इसलिए स्थानीय नेतृत्व का विकास होता है। अच्छा, हर बार क्या होता है, रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों को मौका मिलता है, जिससे भ्रष्टाचार, परिवारवाद या वंशवाद को बढ़ावा नहीं मिलता है। तो ये है इसके कुछ फायदे। जब इसके कुछ फायदे हैं तो IIPA ने क्या कारण है कि इसको इसका कार्यकाल को 2-3 बार बढ़ाने के लिए कहा है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें कमियां होंगी। आइए उन कमियों के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी क्या कमियां हैं। अब मान लीजिए कि एक किसी क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि 5 वर्ष तक क्या करता है, काम करता है, विकास करता है और अपना एक स्थानीय नेता के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे ही उसका एक कार्यकाल समाप्त होता है, अगले कार्यकाल में उसका स्थान बदल जाता है, उसको नया स्थान मिल जाता है। अब नए स्थान पे उसको विकास का और काम करना होगा, अपनी पहचान बनानी होगी। तो इस प्रकार से स्थिरता में कमी आती है और कहीं ना कहीं विकास भी प्रभावित होता है ना। तो विकास भी प्रभावित होता है, जिससे स्थानीय नेतृत्व कमजोर होता है। भाई एक जगह जहां उसने एक जगह 5 साल टिक के काम किया, वहां के लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई, एक स्थानीय नेता के रूप में जाना जाने लगा, फिर उसका स्थान बदल दिया गया। अब दूसरे स्थान पे उसे शून्य से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए स्थानीय नेतृत्व कमजोर होता है और जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि मान लीजिए जिस क्षेत्र विशेष में किसी नेता ने बढ़िया काम किया, जनता उसे पसंद करने लगी, अब उसका स्थान बदल गया, अब ऐसे में कोई और आ जाएगा, तो ऐसे में जनता भ्रमित हो जाती है कि किसे वह चुने। तो ये कमियां थी। इन्हीं कमियों के कारण ही IIPA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रोटेशनल रिजर्वेशन की अवधि 2 से 3 बार की होनी चाहिए, 2 से 3 बार की होनी चाहिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था, है ना, ग्राम पंचायत, जब हम ग्राम पंचायत ए की बात कर रहे थे जो कि महिला के लिए रिजर्व था, तो वह सीट कम से कम 10 से 15 वर्षों के लिए महिला के लिए ही रिजर्व रहे, ऐसा इन्होंने सुझाव दिया है। अब ये तो हुई पहली बात। अब हम आते हैं दूसरी बात पे कि एकीकृत मतदाता सूची की बात हम करते हैं, यूनिफाइड वोटर लिस्ट की बात हम करते हैं। वर्तमान में जो मतदाता सूची है वह 2 संवैधानिक संस्थाएं तैयार करती हैं। कौन कौन से? एक है भारतीय निर्वाचन आयोग और ये है राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटर लिस्ट तैयार करती है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और
निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करती है। तो वोटर लिस्ट दो अलग अलग लोग तैयार करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, और दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। इससे समय और संसाधन की बर्बादी होती है। इसके कारण ही IIPA ने सुझाव दिया कि क्यों न इसे एकीकृत कर दिया जाए और एक ही मतदाता सूची बनाई जाए जो कि लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और निकाय चुनाव में काम करे, जिससे समय और धन जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बादी रुकेगी। तो इस प्रकार एकीकृत मतदाता सूची के तैयार किए जाने की बात इन्होंने की। वैसे भी आज हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हम जहां कर रहे हैं, ऐसे में एकीकृत मतदाता सूची सही है। एकीकृत मतदाता सूची का जो सुझाव IIPA ने दिया है, उनके एक्सपर्ट्स ने भारत में भ्रमण करके सब जगह से ये निर्णय लिया कि एकीकृत मतदाता सूची होनी चाहिए, ये सही है, इस पे सरकार को विचार किया जाना चाहिए। तो आज हमने जाना एकीकृत मतदाता सूची के बारे में और रोटेशनल रिजर्वेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।